हाँ इधर देखिए अब, न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन, ये हेडिंग है देखो, इधर देखो सब लोग, हरीश ठीक है सब। न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन, तो न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन भी प्रीवियस टॉपिक जो पढ़े थे आइसेंट्रोपिक डीमैग्नेटाइजेशन करके, उसी की तरह है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, उसको देख लेते हैं। तो इसके थ्योरी में आप लोग लिखेंगे, न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन इज एडवांस्ड कूलिंग टेक्निक। फॉर दिस वी यूज न्यूक्लियर स्पिन एंड ऑब्टेन एनी लो टेम्परेचर, है ना। 10⁻⁻6 है ये, 10⁻⁻6 केल्विन, यानी कि 10⁻⁻6 मतलब 1 माइक्रो, यानी कि आप टेम्परेचर को कितना नीचे लेके जा सकते हो, माइक्रो केल्विन तक। इलेक्ट्रॉनिक डीमैग्नेटाइजेशन में क्या था, 1 केल्विन कंसिडर किए थे कि आप टेम्परेचर को 1 केल्विन तक कूल कर सकते हो, है ना। लेकिन यहां कितना बोल रहे हैं, 10⁻⁻6, बहुत ज्यादा कूलिंग, समझ में आ रहा है। तो ये न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन में हमको एकदम वेरी लो टेम्परेचर मिलता है, क्लियर है। तो ये टेक्निक है जो डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में टेम्परेचर को क्या करता है, लो कर देता है, क्लियर। सो फॉर दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक पैरामैग्नेटिक कूलिंग। तो जो अभी प्रीवियस टॉपिक जो पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक पैरामैग्नेटिक कूलिंग, उसी पर ही बेस्ड है, उसी के जैसा ही ये स्टेप बाय स्टेप होगा डीमैग्नेटाइजेशन, क्लियर है। बस फर्क क्या है, बट वी यूज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट। उसमें क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बोल रहे थे, मतलब वही है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो वो ना लेके यहाँ पर क्या लेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट लेंगे। स्पिन के बदले क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन के बदले क्या लेंगे, न्यूक्लियर, ठीक है। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट आर वेरी स्मॉल, स्पिन से भी स्मॉल होता है। अब सोच लो, जो स्पिन हम लोग देख रहे थे डायग्राम में एरो लगा के ऊपर नीचे दाएं बाएं रेंडमली ओरिएंटेड करके, उससे भी क्या होता है, छोटा होता है, टाइनी, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लोगे कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर इज मच मच लेस देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन, ऐसा करके, ठीक है। सो इट्स इंटरेक्शन आर वीक। तो तुम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर पढ़े होगे तो उसमें कहीं ना कहीं तो पढ़े होगे कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग और वीक करके, है ना, तो वीक होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत छोटा है इसलिए इसका इंटरेक्शन भी क्या होगा, वीक होगा, ठीक। देयरफॉर एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। न्यूक्लियर में क्या होगा कि उसके जो न्यूक्लियर के एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल्स वो एकदम पास पास होंगे, बहुत ज्यादा पास पास, ठीक है। एंड अलाइंड एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मिलने पर भी वो क्या हो जाए, उसके स्टेट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियर क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। टेम्परेचर बोलने का मतलब इसको हीट एनर्जी मिल रहा है ना, उष्मा के रूप में एनर्जी मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी पाके अलाइन होने की कोशिश करेगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना दोनों को, एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड क्या, अलाइन एट वेरी लो टेम्परेचर। नाउ अब आते हैं स्टेप्स में। तो फर्स्टली सिस्टम इज कूलिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो सबसे पहले सिस्टम को जो है इलेक्ट्रॉनिक डीमैग्नेटाइजेशन वाला प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर T1 बराबर, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर बराबर हम कंसीडर कर ले 0.01 केल्विन, ठीक है। देन आफ्टर दैट न्यूक्लियर स्टेज स्टार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डीमैग्नेटाइजेशन के बाद में क्या, कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर स्टेज स्टार्ट्स। तो सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, या सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, क्लियर है यहाँ तक। इसीलिए लिखे हैं सिस्टम, फिर गोला लगा कि इधर स्ट्रॉन्ग बी नॉट इक्वल टू 0। तो बी कितना तक, ऑलमोस्ट 10⁴ या 10⁵ गॉस, ये यूनिट है, इसका वैल्यू दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो ये सब जो होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और सराउंडिंग में क्या रहता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए उसको क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सो ड्यू टू दिस क्या क्या हो रहा है, इसके कारण में न्यूक्लियर स्पिन अलाइन हो जाएगा, एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई स्पिन अलाइन हो रहा है, दैट मींस एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पिछले टॉपिक में पढ़े ना इसको, स्पिन आर अलाइन दैट मींस एंट्रोपी आर डिक्रीज, ऐसा करके,
एंट्रोपी इज डिक्रीज, ठीक है। नाउ सिस्टम इज आइसोलेटेड, अब ये वाला स्टेप करने के बाद सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे। दैट मीन्स अब सिस्टम पर कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, किसी भी प्रकार के एनर्जी का, हीट का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स नो हीट एक्सचेंज। सो एंड स्लोली स्लोली डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जब आइसोलेट कर देंगे तो सिस्टम में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा। कैसा होगा, स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा। अगर आप डायरेक्ट डिक्रीज कर दोगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा और एंट्रोपी हाई हो जाएगा। बट आप स्लोली स्लोली धीरे धीरे प्रोसीड करोगे उसको कम मैग्नेटिक फील्ड को, तो एंट्रोपी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है ना। स्पिन एंट्रोपी इंक्रीज होगा, लैटिस एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा और दोनों में कंपेंसेशन हो जाएगा, ना तेरा ना मेरा वाला करके, और टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। वही फंडा है यहाँ पर भी। ओके, सो स्लोली स्लोली डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड में एट दैट कंडीशन एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है ये लाइन, ठीक। तो रिजल्ट क्या मिला अपने को, स्पिन आर रैंडम बट एंट्रोपी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ड्रॉप फास्ट। टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से डाउन होता है इस प्रोसेस, इस कंडीशन में। याद रखना, टेम्परेचर फास्टली ड्रॉप, एंट्रोपी कांस्टेंट और स्पिन आर रैंडम, ठीक है, हो जाएगा। ओके, सो इन आइसेंट्रोपिक कंडीशन वी नो दैट b by t is equal to constant and entropy depends upon b by t, ठीक है। तो b by t is equal to constant लिखे हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम b upon t1 is equal to b delta upon t2 where b is a initial magnetic field और b delta is a interaction field। क्या है, इंटरैक्शन फील्ड है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो वी कैन रीड t2 is equal to t1 b delta upon b। तो ये जो फॉर्मूला मिला है, ये वाला फॉर्मूला हाँ पढ़े थे पिछले टॉपिक में, ठीक है, उसी को और रिपीट करना है। तो ये जो T2 वाला जो फॉर्मूला है, T1 के साथ रिलेशन और B1 के साथ रिलेशन है जो B के साथ, ये क्या करता है, वेरीफाई द थ्योरेटिकल रिजल्ट। थ्योरेटिकल जो रिजल्ट है उसके साथ में वेरीफाई करता है भाई, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल जो मिला था हमको वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली भी वैल्यू मिलेगा सेम। समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट फिर अब वेयर we know that B is much greater than B delta, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियर स्पिन के इंटरेक्शन से क्रिएट हुआ है B डेल्टा, और ये B क्या है, स्ट्रॉन्ग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक। सो उसके बाद T2 is much लेस देन वेरी स्मॉल। फॉर्मूला में देख लो, अगर आप B की वैल्यू को अधिक है बोल रहे हो तो T2 is proportional to 1 upon B है ना, T2 is proportional to 1 upon B। तो B का वैल्यू बढ़ेगा तो T2 का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिलेशन समझ में आ रहा है। ओके, अब फिगर नंबर 9 को देखो। फिगर नंबर 9 shows न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कॉपर न्यूक्लियई इन द मेटल, ठीक है। तो कॉपर न्यूक्लियई का क्या है, न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन वाला ग्राफ है। इसमें समझो, इधर पे एक्स एक्सिस में हमने रखा है इनिशियल B अपॉन टी, इसको रखा है B अपॉन टी को। वर्टिकल एक्सिस में है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मींस T2 को, ओके, फाइनल टेम्परेचर। और इस साइड वाले एक्सिस में, ऊपर में अबो एक्सिस में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, कौन है, B है इधर पे। इसमें कौन है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाओगे, ये देखो 5, 10, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो फाइनल टेम्परेचर T2 है वो क्या मिल रहा है अपने को, डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही एक्सप्लेन करना है इस ग्राफ में। जैसे आपने इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज किया, इंक्रीज करते गए तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट T2 is proportional to 1 upon B. This curve straight line represent T2 is proportional to 1 upon B. क्लियर है, इतना ही एक्सप्लेन करना है। यहां पर कॉपर एलिमेंट को क्यों कंसीडर किया गया है, कॉपर न्यूक्लियई, है ना। या इस ग्राफ का दूसरा नाम भी लिख सकते हो, न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन ना लिख के वेरिएशन ऑफ T2 विथ B, T2 विथ B ऐसा करके, ठीक है, ये भी नाम होगा। यहां पर न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियर कॉपर न्यूक्लियई जो है, इसके जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनो, कॉपर न्यूक्लियई के
जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है वो हेल्प करता है थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है कौन? कॉपर न्यूक्लियस के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, जब ये डीमैग्नेटाइजेशन वाला प्रोसेस हो रहा है उस समय थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर न्यूक्लियस। हो जाएगा, इतना ही करना है इसमें। क्लियर है? बस हाँ हाँ